अस्सलाम वालेकुम। मैं शमशू उस्मानी, मेडिकल कोऑर्डिनेटर, आप लोगों की खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। और ये जो वीडियो होगा ये काफ़ी थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किस तरीके से जो है लोग और वो लोग जो गरीब लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उनकी अच्छी खासी मोटी रकम खा जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले तकरीबन 2 महीने पहले मेरे साथ में एक एक्सीडेंट हुआ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बताने वाले लोगों ने जो है बहुत बढ़ा चढ़ा के लोगों को बताया, ताकि जो है मैं डर के थक के इस काम को मैं बंद कर दूं। और जिस तरह से जो है मेरी पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह से लोगों के बीच में मैं इस काम को लेके फ्रंट पे आके और अवेयरनेस करता था और लोगों की मदद करता था, तो वो लोग चाहते थे कि मैं फिर कभी इस काम को ना कर सकूं। इसके लिए जो है मुझ पे काफ़ी दबाव बनाया गया और मुझे इस तरह से बदनाम किया गया कि मैं फिर से मार्केट में खड़ा ना हो सकूं और फिर से इस काम को ना कर सकूं। तो दोस्तों जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं एक मेडिकल कोऑर्डिनेटर हूँ और काफ़ी वक्त से जो है मैं ये काम करते हुए आ रहा हूँ कि गरीब लोगों को जो है मैं किसी तरीके से जो है, जो लोग मेरे पास में आते हैं, मेरे फेसबुक पे मेरे वीडियोस को देखते हैं और मेरे पास में आते हैं, तो उनको मैं किस तरह से मदद करता हूँ, वो पूरा प्रोसेस कैसे होता है, किस तरह से काम को अंजाम दिया जाता है, किस तरह से इस काम के माध्यम से जो है मुझे बदनाम किया गया, उस काम से मुझे निकाला गया, सारा प्रोसेस क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन आपको मेरी इस वीडियो को थोड़ी देर देखना है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है। तो दोस्तों जो है सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को देखें और देखने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों जो है अप्रैल के महीने में मुझे जो है कॉल आया, जो कॉल कनाडा से था, और उन्होंने जो है उस फैमिली ने मुझसे जो है यही रिक्वेस्ट की और यही कहा कि शमशू जी, हमने आपका वीडियो फेसबुक पे देखा है और हमें पता चला कि आप लोगों की मदद करते हैं, तो आप प्लीज़ मेरी माँ की मदद कीजिए, आप ही हमारे लिए भगवान हैं। और इस तरीके से जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, जिसकी वजह से जो है मेरा दिल जो है काफ़ी नरम हुआ उनके लिए। और आप सभी जानते हैं कि जो लॉकडाउन की जो परिस्थिति चल रही है और ऐसे वक्त में जो है पूरे महाराष्ट्र में कहीं बेड की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और ऐसे वक्त में बेड की सुविधा उपलब्ध कराना, तो ये एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई काम मैं करता नहीं हूँ। पहली बात, मैं सिर्फ और सिर्फ एक संस्था में काम करता हूँ और मेरा काम ये होता है कि जो मेरी वीडियो के माध्यम से मेरे तक आता है उसको ऑफिस तक लेके जाना, और उस बंदे को ऑफिस तक लेके जाने के बाद में उस बंदे के बीच में और मेरे जो बॉस थे जाहिद यूनुस खान, उनके बीच में कुछ ट्रांजैक्शन को रिलेटेड लेके कुछ डील होती है, और जब इस डील के लिए सामने वाला पेशेंट जब रेडी होता है तो फिर इस काम को अंजाम दिया जाता है। तो दोस्तों ठीक उसी तरीके से जो है मुझे 16 अप्रैल को फ़ोन आया कनाडा से कि मेरी माँ जो है एडमिट है और हॉस्पिटल में है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की, वेंटिलेटर की जो है सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप प्लीज़ हमारे लिए कोई सुविधा उपलब्ध कराएं। तो इसके रिलेटेड जो है मैंने अपने बॉस से बात किया 16 अप्रैल के दिन। मेरे बॉस ने बोला कि ठीक है, जो पेशेंट है उसकी फैमिली को आप बुलाइए। तो मैंने जो है उन्हें बुलाया। नेक्स्ट डे वो लोग हमारी ऑफिस पे आए 17 तारीख के दिन, और ऑफिस पे आने के बाद में ठीक उसी तरीके से जिस तरह से हर पेशेंट के साथ में मेरा बॉस जाहिद यूनुस खान डील करता है, उसी तरीके से इन्होंने भी डील किया। डील के अंदर जो है ये इन्होंने 4 लाख रुपए की बात की। 4 लाख रुपया जो है जाहिद सर ने इनकी फैमिली को कहा कि 4 लाख रुपए लगेंगे। पेशेंट 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो उसका इलाज मैं करवाऊंगा, चाहे उनका बिल 4 लाख की जगह पे 40 लाख क्यों ना हो। तो दोस्तों जो है ठीक फिर वो पेशेंट की फैमिली ने जो है पेशेंट को जो है लाने का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस किया। शाम के 4 या 5 बजे का कुछ उनको वक्त दिया गया नानावटी हॉस्पिटल के अंदर, और पेशेंट की जो फैमिली जो है उन्होंने जो है वहाँ से लाने का जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को किया। और वहाँ से लाने के वक्त जो है पेशेंट की फैमिली को एम्बुलेंस का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए उन्होंने मुझे फिर से कॉल बैक किया और मुझे कहा कि शमशू सर, हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, आप प्लीज़ हमारे लिए एम्बुलेंस का अरेंजमेंट कीजिए। और मैं यहाँ से जो है उस वक्त में जो जैसे तैसे करके मैंने एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया और एम्बुलेंस में खुद बैठा, एम्बुलेंस लेके गया, एम्बुलेंस के अंदर डाल के पेशेंट को, कोविड पेशेंट को मैंने जो है वहाँ से
एम्बुलेंस के अंदर लिया और एम्बुलेंस में लेके नानावटी हॉस्पिटल के अंदर आया, जबकि ये पूरा प्रोसेस करने का काम होता है पेशेंट की फैमिली का। बट पेशेंट कोविड पॉजिटिव था, जिसके लिए उनकी फैमिली भी उनके साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मैं उनके साथ में बैठा। उनको मैंने हॉस्पिटल से निकालने से लेकर एम्बुलेंस में डालने से लेकर नानावटी हॉस्पिटल पहुंचाने तक मैंने उनको जो है अपना रोल निभाया, अपनी खुद की जान जोखिम में डालकर, और इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं की कि मेरी भी फैमिली है, कभी मुझे कोविड हो गया तो मेरी वजह से जो है मेरे घर वालों को भी कोविड हो सकता है, मेरे मासूम बच्चों को भी कोविड हो सकता है। तो मैंने इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करी, क्योंकि जो है मेरा जुनून जो होता है वो इस तरीके से होता है कि बस किसी तरीके से मैं सामने वाली फैमिली को किस तरह से रिलीफ पहुंचाऊं, जिसकी वजह से उस बंदे की जान बच जाए और उससे रिलीफ हो जाए। तो खैर मैंने अपना काम किया। ये काम मैं आज से नहीं, मैं तकरीबन 6-7 साल से काम को करते हुए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई भी मुझ पे कोई दाग नहीं है। बट इस केस में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं जिसको ना किसी को पता है, ना कभी इस बात को किसी को शेयर किया गया है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने वो फैमिली को जो है वहाँ लेके आया, और लाने के बाद में जो पेशेंट था, पेशेंट को मैंने हॉस्पिटल के हवाले किया। नानावटी के अंदर पेशेंट को शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद में मैं वहाँ से जो है मेरा जो काम था, मैं उसको पेशेंट को शिफ्ट करने के बाद में वहाँ से चला गया। रात को जो है मुझे फ़ोन आता है कि शमसू जी, जो पेशेंट को आपने एडमिट किया है वो उनकी फैमिली ने फ़ोन किया कि वो जो हॉस्पिटल में आपने पेशेंट को शिफ्ट किया है वो आईसीयू वार्ड नहीं है, वो एमरजेंसी वार्ड है। और मुझे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि कौन सा हॉस्पिटल के अंदर, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर क्या प्रोसेस होते हैं, क्या नहीं होते। वो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, मेरा काम सिर्फ ऑर्डर लेना है और ऑर्डर को फॉलो करना है। तो मैंने अपने बॉस जाहिद यूनुस खान को मैंने फ़ोन किया और उनको मैंने बोला कि सर वो फैमिली का फ़ोन आ रहा है मुझे, वो फैमिली ऐसा कह रही है कि जो हॉस्पिटल में हमने नानावटी में शिफ्ट किया है वो आईसीयू बेड नहीं है, वो एमरजेंसी बेड है। तो मुझे वहाँ से रिप्लाई आया मेरे बॉस का कि शमशू, जो आईसीयू बेड जो है वो एमरजेंसी जो बेड है वो आईसीयू बेड है, उसको मिनी आईसीयू कहते हैं। तो वो मिनी आईसीयू में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो उनको बोला तुम रिलैक्स रहो करके। तो ये मैसेज जो है उनकी फैमिली को मैंने दिया, और फैमिली को मैसेज देने के बाद में जो है वहाँ से फिर मैं निकल गया। फिर नेक्स्ट डे जब मैं हॉस्पिटल में आता हूँ फैमिली के उनके पास में, तो वो लोग ये बोलते हैं मुझे कि आपने जो मेरे पेशेंट को शिफ्ट किया है, आपने आईसीयू में शिफ्ट नहीं किया, आपने एमरजेंसी में शिफ्ट किया है। और मैं उनकी फैमिली को ये बोल रहा हूँ कि वो जो एमरजेंसी आप जिनको बोल रहे हैं वो मिनी आईसीयू है, और मिनी आईसीयू में है मतलब आपका पेशेंट आईसीयू बेड के ऊपर ही है। मुझे प्रोसीडिंग के बारे में कुछ पता नहीं है, बिकॉज ऑफ मैं कभी हॉस्पिटल के अंदर कभी भी किसी भी पेशेंट को लिया कि मैंने एडमिट नहीं किया, इसके लिए मुझे एडमिशन का कोई प्रोसेस पता नहीं है। मुझे मेरे बॉस जाहिद यूनुस खान ने जितना बोला मैंने उतना ही किया, और जैसा बोला करने के लिए मैं उतना ही किया। फिर ये जो फैमिली थी ये मुझ पे जो है चढ़े जा रही है कि नहीं, तुमने मुझे बोला था, तुम्हारे बॉस ने मुझे बोला था कि हमको आईसीयू बेड देंगे, हमको आईसीयू बेड नहीं मिला है, और ये मुझ पे प्रेशर बना रहे थे। और मैं ये बात को अपने बॉस को बोल रहा हूँ, और मेरा बॉस मुझे बार बार यही बोलता है कि शमशू, लोग चिल्लाते हैं उनको चिल्लाने दे। मेरे कितने पेशेंट्स हैं जो नानावटी में है, लीलावती में है, और कहाँ कहाँ मैंने पेशेंट को एडमिट किया है जो 7-7 दिन से एडमिट है, और कितने पेशेंट की तो डेथ हो चुकी है। लेकिन शमशू, हमने जो काम करना था हमने वो काम कर दिया, तो उनको बोल दे। और वो ज़्यादा चिल्लाते हैं और ज़्यादा तेरे पे चढ़ते हैं, तो उनको एक बात ये बोल कि जो आईसीयू बेड है जो ऊपर है, वो आईसीयू बेड जब खाली होगा, जब तुम्हारी माँ शिफ्ट होगी, जब कोई ऊपर से मरेगा या कोई डिस्चार्ज होगा। तो खैर मैंने इनको ये समझाया और इनको ये कहा कि हमारे बॉस ने ऐसा ऐसा बोला है कि आप ऊपर से कोई खाली होगा बेड या कोई डिस्चार्ज होगा या किसी की डेथ होगी, तब तुम्हारी मम्मी को ऊपर शिफ्ट किया जाएगा। और इसी तरीके से 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन निकल गया। 3 दिन के बाद में फिर उसकी मम्मी को जो है उसी हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू बेड मिला, आईसीयू बेड पर उनको शिफ्ट किया गया। और 1 या 2 दिन के बाद में उनकी मम्मी की डेथ हो जाती है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है और हमेशा अफसोस रहेगा। हमेशा इस बात को लेकर मैं गिल्ट रहूँगा जब तक वो लोग, उसकी फैमिली के लोग मुझसे ना मिल जाए, और जब तक मैं उनके हाथ जोड़ के, उनके पैर जोड़ के उनसे मैं माफ़ी ना मांग लूँ, जब तक मैं इस चीज़ को लेकर गिल्ट रहूँगा। तो ये हादसा उनके साथ में हुआ, और इसके बाद में जो है उनकी फैमिली ने जो है बाहर आई, और आने के बाद में जब उनका मम्मी का जो प्रोसीडिंग होता है आफ्टर डेथ उन्होंने करने के बाद में वो लोग आए, और आके उन्होंने जो है मेरे ख़िलाफ़ जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर लिखाई, और उसके अंदर मुझे और मेरे बॉस को जो है बुलाया गया, इंक्वायरी की गई, और जो है मेरे बॉस को छोड़ दिया गया और मुझे केस में डाल दिया गया।
रमज़ान का दिन था दोस्तों। रमज़ान 15 रमज़ान या 16 रमज़ान का दिन था। मुझे पुलिस चौकी के अंदर जो है मुझ पे एफआईआर की गई और एफआईआर करने के बाद में फिर मुझे पुलिस कस्टडी हुई। पुलिस कस्टडी होने के बाद में फिर मुझे मेरी जेल कस्टडी हुई और ऐसा जो है मैंने 1.5 महीना जो है मैंने 1.5 महीना मैंने जेल में निकाला, जिसके अंदर मेरा रमज़ान भी चला गया, मेरी ईद भी चली गई, मेरा बच्चा जो है मुझसे दूर चला गया। आप सभी जानते हो कि मेरा फैमिली जो इश्यूज़ है उसके बारे में जो लोग जानते हैं ठीक है, जो लोग नहीं जानते खैर मैं फेसबुक पे मैं ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में बताना नहीं चाहूँगा कि मेरे क्या पर्सनल इश्यूज़ हैं। तो मेरा बच्चा जो है मेरे हाथ से उस वक्त चले गया, जो मेरी जो एक्स वाइफ थी वो आई और मेरे बच्चे को लेके चली गई। मेरा घर पूरा मैस हो गया, मेरा पूरा रमज़ान, मेरी ईद सब जेल में चली गई। आने के बाद में फिर जब मेरी रिहाई हुई, मैं इनोसेंट था, मैं रिहा हो गया। आने के बाद में फिर जब मुझे मालूम पड़ा कि जाहिद यूनुस खान जो है वो लोगों से पैसे लेता है। पहले मुझे ये पता था कि जाहिद सर जो है लोगों से पैसे लेते हैं। तो हॉस्पिटल के अंदर जैसे कि एक कैंसर का मरीज़ हमारे पास में आता है, जैसे मेरे पास में आता है, तो कैंसर का मरीज़ जब मेरे पास में आता है तो मुझसे ये कंसल्ट करता है कि शमशू जी हमारे पेशेंट को हम लोग हॉस्पिटल जब लेके गए थे तो डॉक्टर ने हमको 5 लाख रुपये खर्चा बताया। जब वो मेरे पास में आते तो मुझे ये बोला गया कि कोई भी पेशेंट अगर आता है तो तुम उसको बोलो कि भाई आधा खर्चा लगेगा। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई आधा खर्चा लगेगा। अब वो पेशेंट जब वो मान जाता है तो मैं जाहिद सर के ऑफिस पे लेके जाता हूँ। जाहिद सर के जब ऑफिस पे लेके जाता हूँ तो जाहिद सर उनसे डील करते हैं, वो आधा बोलते लेकिन कभी वो समझो 5 लाख या पे अगर आधा बोले तो 2.5 लाख रुपया हुआ। कभी वो 2.5 लाख भी लेते हैं, कभी 2 लाख भी लेते हैं, कभी 1.5 भी लेते हैं, कभी 1 लाख भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से जो लोगों से वो पैसा ले लेते हैं। तो आज तक तो मुझे ये पता था कि जाहिद सर जो है पैसा लेते हैं और लेके ये हॉस्पिटल में भरते हैं और हॉस्पिटल में भरते हैं और जो है गरीब लोग हैं उनका इतना पैसा माफ़ हो जाता है। आज तक तो मुझे यही पता था, जब से मैं इनके टच में उनके पास में काम कर रहा हूँ तो जब तक तो मुझे यही पता था। लेकिन अब मुझे ये मालूम पड़ा वहाँ पे आने के बाद में, जब जिस तरह से ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों के सामने रखा, आपको बताया कि किस तरह से मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ, तो मैंने फिर इसकी पीछे इसकी इंक्वायरी की कि ये पैसा जो है भरा जाता है तो कहाँ भरा जाता है और हॉस्पिटल के कौन से डिपार्टमेंट में भरा जाता है और किस तरह से इसका प्रोसेस किया जाता है। तो मुझे मालूम पड़ा कि जो भी ये पेशेंट आते हैं इनका ट्रीटमेंट जो भी होता है गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर होता है, आईपीएफ के अंदर होता है, इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर होता है, पीआरडी के अंदर होता है। ये पीआरडी में जाके बात की जाती है पेशेंट के रिलेटेड। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, गांधी योजना है, बहुत सारी योजना होती है, आयुष्मान योजना है, ऐसी बहुत सारी योजना है जिसके तहत ये बंदा जो है लोगों का काम फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाता है। और जो ये मोटी रकम लोगों से लेता है 2 लाख 5 लाख 10 लाख, जिससे मैं इनके पास में मैं आज से नहीं काम कर रहा हूँ, इनके पास में तकरीबन जो है मैं 7 साल से इनके पास में टच में हूँ। जो लोग भी मेरे कांटेक्ट में आते थे और मैं इनके पास में लोगों को भेजा करता था और ये लोगों का काम करके देता था। लेकिन मैं आज 2019 से इस आदमी के पास में काम पे हूँ और मैंने कई लोगों का मैं तकरीबन बोल सकता हूँ तकरीबन हज़ारों लोगों का मैंने इनके पास में ट्रीटमेंट करवाया है और इसी तरीके से करवाया है। मुझे इन्होंने बोला कि शमशू भाई आपके पास में कोई भी अगर बंदा आता है ट्रीटमेंट के लिए, आप उनको जितना भी खर्चा होगा उनको बोलो आधा खर्चा आपको अफोर्ड करना पड़ेगा, आधा खर्चा हमारे सर माफ़ करा के देंगे। तो ये इसके अंदर मैंने 10 लाख के भी लोगों को ऑपरेशन करवाए, 15 लाख के भी कराए, 8 लाख के भी करवाए, 6 लाख के भी करवाए और 10 लाख के भी करवाए। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों के ट्रीटमेंट मैंने करवा के दिए, जिसपे आधा पैसा ये बंदा जो उनसे लेता था ऑफिस में लेके अपने पास में रखता था। अब मुझे आज तक यही मालूम था कि ये बंदा पैसा हॉस्पिटल में भरता है, लेकिन ये पैसा कोई हॉस्पिटल में भरता उड़ता नहीं है। ये पैसा ये पूरी मोटी रकम अपने जेब में डालता है, अपने पेट में डालता है। तो ये मुझे मालूम पड़ा आरटीआई के तहत से, मैंने इसकी पूरी इंक्वायरी निकाली है। मैं ये इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें जो है मैं आप तक भी शेयर करूंगा। और मैं अपने जो मेरे साथ में इंसिडेंट हुआ और इतने दिन मैं पुलिस स्टेशन के अंदर था, मैं कोर्ट में था और कोर्ट में मुझे खड़ा किया गया, मुझे एक्सप्लॉइट किया गया, मुझे बदनाम किया गया और मेरे फ्यूचर में कईयों को तबाह किया गया, मेरी पूरी फैमिली को मैस किया गया। और इस आदमी को इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं कि सारी जो चीज़ हुई ये मेरे वजह से हुई। ये आदमी ने अभी तक मुझे ये चीज़ नहीं बोला कि शमशू जो हुआ बहुत गलत हुआ, मेरे वजह से, भाई मुझे तुम माफ़ कर देना करके, या मेरे लिए बढ़ के अपने दिल को आगे रख के अपने मेरे साथ में आता, मेरे पास में आता और अपनी गलती का इजहार करता। लेकिन आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया।
और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इस आदमी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मुझे ये प्रोसेस को जानना पड़ा। और मेरे साथ में जो गलत हुआ, लोगों ने आने के बाद में जो लोग मेरे लिए दुआ की, जिन्होंने मेरे बाहर आने के लिए मेहनत करी, भागम दौड़ी करी, उन लोगों ने मुझे बताए, बिठाए, समझाए कि भाई ये सारा जो है मामला था ये अपने आप को बचाने के लिए था, इसके लिए जो है इन्होंने ऐसा काम किया। तो उस तारीख से लेकर जिसे मैं रिहा हुआ हूँ, उस तारीख से लेकर अभी तक मैं इस प्रोसेस को जानने के लिए मैं बहुत जगह गया, भागम दौड़ी किया। इसके बाद में आरटीआई के तहत जो है मैंने हॉस्पिटल से उन पेशेंट जिन लोगों का मैंने काम किया था उसकी इंक्वायरी निकाली। और ये बंदे ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए इसने मालूम है इसने लास्ट में क्या किया, जो मेरे पास में पेशेंट की रिकॉर्ड बुक थी जिसके अंदर जितने लोगों का मैंने काम कराया, जो रिकॉर्ड्स जिनका डेटा मैं अपने पास में सेव रखा था, ये बंदे ने मेरी अब्सेंट्स के अंदर मेरे ऑफिस पे इमरान को भेज के उस ऑफिस का ताला तोड़वा के उस ऑफिस से जितने मेरे डॉक्यूमेंट से जितना डेटा थे उसने वहाँ से निकाला। और इसका बोलना ये है, और फाहमिदा मैडम का भी बोलना ये है कि हमने उसको जला दिया। हमको डर था कि कहीं कोई डेटा, कोई डॉक्यूमेंट पुलिस के पास में ना जाए। उनके ये अल्फाज थे, उनकी ऑफिस के अंदर मैं बैठा था उनके पास में, उनकी मैं कि आपने मेरा डेटा क्यों तोड़ा। और इसका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास में। मैंने इमरान से बात किया कि भाई तू मेरे ऑफिस पे मेरे अब्सेंट में गया, तूने मेरे घर का ताला तोड़ा, मेरे ऑफिस का ताला तोड़ा, तूने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाले, तो भाई तूने ऐसा क्यों किया। तो बोला मेरे को मैडम का, मेरे बॉस का ऑर्डर था। तो शमशू भाई, आप जिस तरह से सर के एम्प्लॉई है, मैं भी उस तरह से उनका एम्प्लॉई हूँ, तो जो उन्होंने मुझे बोला वो मैंने किया। खैर वो गरीब आदमी नहीं था, गरीब आदमी था, उसके भी मेरी तरह 20 बच्चे। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी जो है इस कमीने आदमी की वजह से जेल के चक्कर काटे, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे, जिस तरह से मैं 1.5 महीना काट के आया हूँ। मैंने उस आदमी को जो इस बंदे ने काम किया इसके लिए मैंने उसे माफ़ इसलिए किया क्योंकि बेचारा वो भी मेरी तरह एक छोटा सा एम्प्लॉई है, जिसका 10-15 हज़ार के अंदर उसकी भी फैमिली है, उसका घर चलता होगा। उस मासूम को फंसा के मैं उसकी तरह जलील आदमी नहीं हूँ जो मैं काम करूँगा। तो मैंने उसे माफ़ किया, बट उसकी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग है कि किस तरह से ये लोग ने षड्यंत्र रचा और किस तरह से ये लोगों ने मुझे फंसाया। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कानून जो है सब चीज़ देख रहा है और अल्लाह जो है सारी चीज़ से बाखबर है। तो मुझे पूरा भरोसा है कानून के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर्स के ऊपर। मैं इसको प्रॉपर फॉलोअप करूँगा, गाइडलाइंस जो है सारी उसमें फॉलोअप होगी, सारी चीज़ सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी आएगी। मैं और इस केस को जो है मैं इतनी जल्दी खामोश नहीं बैठने वाला हूँ। मैं इस केस को बहुत ऊपर तक लेके जाऊँगा। जितने लोग इसके अंदर जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो ये पैसा, ये मोटी रकम जो खा रहे हैं, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, मैं इनको सबको जो है कानून की सलाखों के पीछे पहुँचा के छोड़ूंगा इंशाअल्लाह। और मैं ये जब काम करना मैंने शुरू किया, मैं जब ये फॉलोअप मैंने करना शुरू किया, तो ये धीरे धीरे जो है ये मुझे किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने के लिए ये कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी मुझे धमकी दे रहे हैं, कभी लोकल नंबर से, किसी अननोन नंबर से, अननोन आईडी से जो है मुझे ये किसी न किसी लाइन से मुझे मतलब ये परेशान कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं और मुझे एक्सपॉइल करने के चक्कर में पड़े हुए ताकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, मैं मर जाऊँ, मैं कहीं पर भी दफन हो जाऊँ। तो इनको किसी की भी जान से कोई लेना देना नहीं होता, इनको सिर्फ और सिर्फ लेना देना होता है, तो इनके मोटे पैसों से होता है। अगर ये उस दिन उस चित्रा की फैमिली को अगर ये चीज़ बता देते कि भाई, या फिर मुझे बता देते कि शमशू उनको ये चीज़ बोलना कि आईसीयू बेड खाली नहीं है, मिनी आईसीयू जिसको इमरजेंसी वार्ड कहते हैं, पहले हम उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद में अगर जैसे ही आईसीयू बेड खाली होगा फिर हम उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। तो ये लोग इन लोगों ने जो मुझ पर एक्शन लिया, मैं ये नहीं कहूँगा ये लोग गलत है, इन्होंने वही किया। उनके यहाँ पे दूसरा भी कोई होता, इनके यहाँ पे अगर मैं भी होता तो शायद मैं भी यही करता। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर जाहिद ने अगर मुझे ये बात बोली होती कि शमशू उनको बोलना कि इमरजेंसी बेड खाली है, उसको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद जैसे ही आईसीयू बेड खाली होगा उनको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ये मैं बात इनसे अगर क्लियर करता तो शायद ये लोग ये नहीं करते और मैं जेल की सलाखों तक नहीं पहुँचता। जेल की सलाखों तक मुझे पहुँचाया गया, लेकिन जिम्मेदार इसका जाहिद इनुस खान था। और वाकई अगर पुलिस ने अगर इसमें एफआईआर ली है तो इसके अंदर ये चीज़ मेंशन क्यों नहीं करी गई कि भाई इसके अंदर जो काम हुआ ये सिर्फ मेरे ज़रिए से नहीं हुआ, ये चैन के ज़रिए से हुआ है। क्योंकि जो पेशेंट की फैमिली थी वो लोग ऑफिस पे आने के बाद में जाहिद इनुस खान से जो है इस डील को उन्होंने डन किया। 4 लाख रुपीस में इनकी बात हुई थी। 4 लाख रुपीस में जाहिद सर का और चित्रा की फैमिली का जो लेडीज़ जिनको एडमिट किया गया हॉस्पिटल के अंदर, उनकी फैमिली का जो है ये डिस्कशन हुआ बैठ के जाहिद इनुस खान की ऑफिस के अंदर कि हम 4 लाख रुपीस, जाहिद खान सर ने बोला कि मैं 4 लाख रुपीस लूँगा, इनका ट्रीटमेंट करवा के दूंगा। ये सारी चीज़ जब हुई तो इसके अंदर, इस केस के अंदर जाहिद इनुस खान को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, सिर्फ मुझ पर केस क्यों बनाया गया। तो मेरी मुंबई पुलिस और मुंबई कमिश्नर पुलिस से और मेरे जितने भी बड़े जो लोग हैं, सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर जो है हमारे यहाँ के माननीय
उदय ठाकरे जी, मैं उनसे भी मैं विनती करूंगा कि भाई मेरे साथ में जो हुआ मुझे जस्टिस चाहिए और मेरे जो केस है इसके अंदर प्रॉपर इसमें इंक्वायरी चाहिए, इसमें कहाँ मिसकम्युनिकेशन हुआ वो मुझे सब इसका मुझे जवाब चाहिए, हिसाब चाहिए। और मेरे साथ मेरी फैमिली पूरी मेरी मैस हो गई, मैं बर्बाद हो गया। आपको पता है मेरे पास में आज खाने के पैसे नहीं है, मैं कितने मतलब हालात में आ गया, क्योंकि मेरे पैसे जो भी थे मेरे पास में, जो मेरी सेविंग्स थी और जो भी मेरे पास में जो पैसे मैंने यहाँ वहाँ से कर्जा वर्जा करके मैंने जो है अपनी रिहाई के लिए मैंने फाइट किया और मैं रिहा हुआ। और आने के बाद में काफ़ी कर्जा मुझ पे हो गया था, तो मैंने लोगों को मैंने फिर जो है किस तरह से कैसे मैं यहाँ से वहाँ से इससे दोस्त से मांग के मेरी गाड़ी बेच के, मेरे पास में कुछ सामान था वो बेच के, कैसा भी करके मैंने लोगों के मैंने कर्जे को दिए। तो मैं जो है मेरा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं इतना नहीं बोलना चाहता था, बट अगर सामने आना ही है तो मुझे खुल के आना है। तो मुझे जस्टिस चाहिए और उन लोगों से भी मुझे जस्टिस चाहिए जो लोग मैं पहली बार तो सबसे हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं गलत नहीं था, मेरे को लेके लोगों के दिमाग में गंदी निगेटिविटी डाली गई और इसके अंदर कुछ इन्वॉल्व जो है वो मेरे दुश्मन लोग हैं जो काफ़ी दिनों से मुझे परेशान कर रहे हैं, मेंटली मुझे हरेस कर रहे हैं, मेरी फोटोज़ निकाल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मतलब वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मैं किसी भी केस में फंस जाऊँ और मैं बाहर नहीं आऊँ। तो खैर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो मैं अभी आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि मुझे न्याय चाहिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कभी भी वो जाहिद यूनुस खान के ऑफिस में अगर जाएंगे तो कोई वो आदमी को 1 रुपया देगा नहीं। अगर वो काम करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो ऐसी बहुत सी संस्था है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से इलाज के लिए पैसे मिलते हैं। तो आप ऐसी जगह जाए, उस आदमी के पास में ना जाए। मेरे वीडियो के अंदर कोई बात अगर जाने अनजाने में उससे कुछ गलत निकल गई हो या फिर मेरे अल्फाज कुछ आप लोगों के बुरे लगे होंगे तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।